रामपुर नाम के गांव में सुरेश अपनी पत्नी सुजाता और उनका बेटा मनीष के साथ रहता था। सुरेश एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और सुजाता वो एक स्कूल में टीचर थी। सुरेश और सुजाता हमेशा ही अपने काम में व्यस्त रहते थे। वो कभी मनीष को अपना वक्त ही नहीं दे पाते थे, जिससे मनीष हमेशा ही नाराज रहा करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों को उनके फैमिली के साथ घूमने जाना, फैमिली के साथ मौज मस्ती करना यही देखता था। वो ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ ही रहता था। एक दिन मनीष अपने दोस्त रिया से, रिया, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है ना। तुम तो छुट्टी के दिन अपने माँ पिता के साथ घूमने जाती हो और हर रोज अपने भाई के साथ खेलती भी हो। मेरे लिए तो किसी के पास वक्त ही नहीं है। मेरे पापा तो हर रोज देर से घर आते हैं और आते ही अपने मोबाइल या टीवी में व्यस्त हो जाते हैं। और माँ भी अपने काम खत्म करने के बाद अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती है। कुछ बात करो तो किसी भी सवाल में फंसा देती है। कोई बात नहीं मनीष, तुम मेरे घर आया करो और हमारे साथ ही खेला करो। हाँ रिया, तुम्हारे साथ ही तो खेलकर मैं अपना वक्त बिताता हूँ, वरना मेरे घर में तो मेरी किसी को क्या पड़ी है। ऐसा कहकर मनीष वहाँ से चला जाता है। मनीष हर रोज स्कूल से आकर अपनी पढ़ाई करता और फिर रिया से खेलकर शाम के समय घर आकर खाना खाकर सो जाता था। सुजाता मनीष के स्कूल में ही टीचर थी, लेकिन फिर भी उसे अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं था। घर आने के बाद वो अपना ज्यादातर समय अपने मोबाइल में ही लगी रहती थी। एक दिन मनीष, माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, कुछ जरूरी काम था। और हाँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं? नहीं माँ, कुछ नहीं, ऐसे ही। तो जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। मनीष नाराज होकर वहां से चला जाता है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी माँ हमेशा ही उससे ऐसे ही बातें करती है। अब वो अपने पापा के पास जाता है। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो बेटा, कुछ जरूरी काम है क्या? नहीं पापा, ऐसे ही। काम की बात है तो बताओ बेटा, या कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे बहुत काम है आज। ऐसा कहकर सुरेश भी मनीष की बात को टाल देता है और अपना मोबाइल लेकर बैठ जाता है। मनीष और ज्यादा मायूस हो जाता है और रोते रोते अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिन बाद मनीष के स्कूल में एग्जाम आते हैं। उसके एग्जाम पेपर में निबंध आता है, अपनी ख्वाहिश। उस पर मनीष लिखता है, अगर मैं मोबाइल होता तो कितना अच्छा होता। हर कोई मेरी ओर ध्यान देता। मेरे सिवाय किसी का दिन ही नहीं निकलता और ना ही किसी की रात होती। अगर मैं मोबाइल होता तो मैं कभी दुखी ना होता। मेरे अलावा सबकी जिंदगी थम जाती। अगर मैं मोबाइल होता तो मैं सबके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता। मोबाइल के रूप में सबको खुशी देता। अगर मैं सच में मोबाइल होता तो कितना अच्छा होता। एग्जाम खत्म हो जाते हैं। एक दिन सुजाता पेपर चेक करने के लिए बैठती है तो मनीष ने लिखी पंक्तियां पढ़ने लगती है। मनीष ने लिखी हुई बातों से उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी सुरेश का ध्यान सुजाता की ओर जाता है और वो सुजाता से, क्या हुआ सुजाता, रो क्यों रही हो? सुजाता सुरेश को मनीष ने लिखा हुआ निबंध पढ़ाकर दिखाती है तो उस पर सुरेश, हे भगवान, बेचारा बच्चा, उसके माँ बाप तो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। सुरेश की बातें सुनकर सुजाता आंसुओं भरी आंखों से सुरेश की ओर देखती है और उससे, पता है सुरेश, ये पेपर किसका है? हमारे बेटे मनीष का। सुजाता की बात सुनकर सुरेश को जैसे एक सदमा सा लगा और वो सुजाता से, क्या? ये क्या कह रही हो सुजाता? हाँ, क्योंकि हमने अपने बेटे को कभी वक्त ही नहीं दिया। दिन भर काम करने के बाद हम हमेशा मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और जब भी वो हमारे पास आता है हम उसे कोई ना कोई काम में लगा देते हैं। आजकल विभक्त परिवार और तो और हमारा व्यस्त जीवन, जिसमें हमें एक दूसरे के लिए बहुत ही कम वक्त मिलता है और हम हमारे बच्चों को भी वक्त नहीं दे पाते और जो भी वक्त मिलता है उसमें मोबाइल को लेकर बैठ जाते हैं। हम अपने रिश्तों की अहमियत को भी भूलते जा रहे हैं और उससे मिलने वाले प्यार को भी। मुंबई शहर में हरमन और जूही नाम के पति पत्नी रहा करते थे। हाल ही में उनकी शादी हुई थी। हरमन और जूही दोनों को ही घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वो हनीमून के लिए लद्दाख जाएंगे। परंतु हरमन की प्रमोशन होते होते रुक गई थी
और उनका ट्रिप वो बुरे मौसम के चलते कैंसिल करना पड़ा। जूही इससे बहुत मायूस थी। ये देखकर हरमन उससे, जूही यार इतना मत मायूस हो जाओ, हम जल्द ही एक रोमांचक ट्रिप पर जाएंगे। हरमन, ये शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप होने वाला था। कितने सपने संजोए थे मैं मायूस कैसे ना हूँ। और वैसे भी मौसम देख के लगता नहीं कि हम लद्दाख जा पाएंगे। हरमन ये बात भली भांति जानता था, पर वो ये बात जूही से जाहिर नहीं करना चाहता था। एक दिन ऑफिस में जब वो मुंह लटकाए बैठा था, तभी उसका दोस्त रोहन आ जाता है और वो, ओ मेरे गबरू जवान, यूं मायूस क्यों बैठा है? भाभी जी से झगड़ा हो गया है क्या? नहीं यार रोहित, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? हम दोनों ने शादी के बाद लद्दाख जाने की सोची थी, लेकिन 2 विपदाओं के कारण उसे कैंसिल करना पड़ा। एक तो तू जानता ही है, हमारा खराब बॉस, और दूसरा लद्दाख का खराब मौसम। रोहित को अपने दोस्त के लिए बुरा लगा। तभी उसे सहानुभूति देते हुए वो, हरमन, मुझे दुख है कि तुम दोनों वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन अगर तुम चाहो तो भाभी जी को तुम मेरे गांव ले जा सकते हो। वहाँ का मौसम और खाना दोनों ही बेहतरीन होता है। भाभी जी को वो जगह जरूर पसंद आएगी। सही में? मैं आज ही उसे पूछ के देखता हूँ। काम से घर आने पर हरमन ने देखा कि जूही कुछ लैपटॉप पर काम कर रही है, तो हरमन उसके पास जाके बैठा और वो जूही से, जूही, क्या तुम मेरे साथ एक छोटे से ट्रिप पर जाना पसंद करोगी? ट्रिप पर? कहाँ? एक बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ चलोगी तो पता चलेगा। अब इतना कह रहे हो तो चलना ही पड़ेगा। कुछ ही दिनों में हरमन और जूही अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं, खूबसूरत नजारे देखकर जूही का मन खुश हो रहा था और जल्द ही वो रोहित के गांव पहुंच जाते हैं। हरमन और जूही गाड़ी से नीचे उतरे, तभी उनके पास एक आदमी आया जिसने आदिवासियों के वस्त्र पहने थे। गांव में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका गाइड भैरवराज। आप कौन? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मुझे रोहित ने भेजा था आप दोनों को लेने के लिए। हरमन और जूही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ सोच ही रहे थे। तभी भैरवराज बोला, मेरे वस्त्र और चेहरे से चौंकिए मत। मैं जरूर एक आदिवासी हूँ, पर हम बहुत ही लोकप्रिय इंसान हैं। लोगों को जंगल में रहने का अनोखा अनुभव महसूस कराते हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौज मस्ती करने, लजीज खाना खाने आते हैं। आप खुद ही देख लीजिए चल के कैसी जगह है। हरमन थोड़ी शंका में था, लेकिन जूही ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। जूही? हरमन, भूल गए? हमें हमेशा ही नए लोगों से मिलने की चाह रही है। चल के देख लेते हैं ना कि भैरव जी ने हमारे लिए क्या क्या सेवाएं तैयार रखी है। हरमन और जूही एक दूसरे का हाथ थामे आगे जाने लगे। आगे चलते चलते उन्हें कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। कुछ औरतें साथ बैठकर सब्जियां काट रही थी और कुछ युवक बैठे लकड़ियों की मेज साफ कर रहे थे। कुछ औरतें चूल्हा जला रही थी, तो कुछ औरतें अपने सिर पर 5-5 घड़े लेकर पानी ला रही थी। ये सब देखकर जूही को अपना गांव याद आ गया। हरमन जूही को खुश देखकर खुद भी खुश हो गया। भैरवराज ने उन दोनों को मिट्टी के मकान में सामान रखने को कहा और फिर वो दोनों जंगल की सफर करने निकल पड़े। सफर से आते आते शाम हो चुकी थी। अब गांव में लौटकर वो कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। फिर भैरवराज उन दोनों को युवाओं के डांस प्रदर्शन को देखने के लिए ले गए। जूही और हरमन खुद भी झूम रहे थे उन्हें देखकर। अब रात होने तक दोनों बहुत थक चुके थे। अब दोनों यहाँ ठंडी हवा में आराम कीजिए, मैं काम पर लग जाता हूँ। भैरवराज मुस्कुराया और उसने बैठने को कहा। हरमन और जूही दोनों आश्चर्यचकित होकर सभी आदिवासियों को देख रहे थे। भैरवराज और उसकी पत्नी ने एक बड़ी सी कढ़ाई एक लकड़ी पर चढ़ा दी और नीचे से आग लगाकर वो उसे हवा देने लगे।
बाकी की औरतें कटे हुए सब्जियों का थाल लेकर आ रही थी और उसे आदमियों को सौंप रही थी, जो उन सब्जियों को कढ़ाई में डाल रहे थे। कुछ आदमी पत्थरों की सहायता से मसालों को कूट रहे थे। उनका मिश्रण भैरवराज को दे रहे थे, जो उस मिश्रण को कढ़ाई में डाल रहा था। उसके बाद एक बड़ा सा थाल भर के चिकन लाया गया, जिसे कढ़ाई में डाल के भैरवराज चलाने लगा। दूसरी ओर पर कुछ आदिवासियों का जोड़ा चावल पका रहा था और कुछ लोग थाल में जंगल से लाए हुए फल सजा रहे थे। उनके एकता और भाईचारे को देखकर हरमन और जूही मुस्कुरा रहे थे। तो इसे कहते हैं खुशी से जीना। हाँ हरमन, शायद इसे ही कहते हैं संतुष्ट जिंदगी जीना। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। अब सभी ने मिलकर वहाँ की प्रार्थना बोली। हे वन देवता, खाने के लिए आभार। आभार। सभी एक साथ मिलकर खाना खाने लगे। हरमन और जूही ने जैसे ही भैरवराज ने बनाए हुए चिकन को चखा, वो चौंक गए, क्योंकि आज तक उन्होंने इतना अच्छा चिकन कभी नहीं खाया था। उसका स्वाद शहर के चिकन से कई ज्यादा अलग था। दोनों ने चाव से सभी दावत का मजा लिया और फिर तारों को देखते हुए बाहर सभी आदिवासियों के साथ चैन की नींद सो गए। उन्होंने भैरवराज को शुक्रिया अदा किया इतने रोमांचक सफर के लिए। कई सारी अनोखी यादें लेकर वो घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बातें करते हुए हरमन, जूही, कल तो मजा ही आ गया था। इतने खुशमिजाज लोग और इतना बढ़िया खाना, वाह वाह। सही है हरमन, मैं सोच रही हूँ उनके वेबसाइट पर रेटिंग दे दूँ। जूही ने मोबाइल पर भैरवराज के गेस्ट हाउस और सर्विसेज के बारे में ढूंढा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। इस बात से वो दोनों चौंक गए थे और फिर उन्होंने तय किया कि वो भैरवराज और उनके साथियों के कला के बारे में दुनिया को बताएंगे। और फिर क्या था, जूही ने भैरवराज और उनके साथियों के साथ जो फोटोज और वीडियोस लिए थे, उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। और जल्द ही भैरवराज का अनोखा खाना और जंगल में रहने का मजेदार अनुभव लोगों तक पहुंच गया और आदिवासियों का वो अद्भुत गढ़ मशहूर हो गया। शुक्रिया रोहित, अगर तुम ये सलाह ना देते ना, तो हम इतने अच्छे खाने और इतने अच्छे सफर को हमेशा के लिए मिस कर देते। आखिर गांव किसका है?